हम पृथ्वी के जिस हिस्से में रहते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन परंपरा को मानते हैं। सागर से उत्तर और हिमालय से दक्षिण हमारी परिभाषा बताई जाती है, तो हम हिंदुस्तानी अथवा भारतीय कहते हैं। आप सभी मित्रों से उम्मीद करूंगा, जितने लोग यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं, और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। आज मैं भारत की कहानी बताने जा रहा हूं, अखंड से खंड खंड। कैसे मेरा भारत अखंड से खंड खंड। भारत प्राचीनतम सभ्यता वाला मिट्टी और देश है। यहाँ दुनिया की सभी संस्कृतियों का झलक मिलता है। भारत को एक और उपनाम दिया जाता है, मिनी वर्ल्ड। भारत का एक और उपनाम क्या है? मिनी वर्ल्ड। दुनिया में जितनी तरह की संस्कृति और लोग हैं, सबका रूप भारत में देखने को मिल जाता है। आज दुनिया के जो ऐसे 15 देश हैं जो कभी न कभी भारत के हिस्सा रहे, जो कभी न कभी भारत के हिस्सा रहे। अगर आप लोग इतिहास में कुछ ज्ञान रखते हैं अथवा कुछ ऐतिहासिक कहानियों को देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से या दूरदर्शन या किसी चैनल के माध्यम से, तो कुछ आप लोग जानते हो। भारत की सीमा बहुत दूर दूर तक फैली थी, और भारत के प्राचीन राजा, प्राचीन इतिहास में हम किसी को पराजित करके उस पर अधिकार करना अपना कर्तव्य नहीं समझते थे। बस वो पराजय को स्वीकार कर ले और भारत की अधीनता स्वीकार कर ले, हम उतना ही चाहते हैं। इसी के अनुसार भारत लगभग आधी पृथ्वी पर भारत राज करता था। परंतु आज जो भारत की क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। मैं भारत में होने वाली पहली क्रांति 1857 की क्रांति की बात करूंगा। 1857 की क्रांति होती है। 1877 में विक्टोरिया का साम्राज्य कायम होता है, और भारत में एक पार्टी का उदय होता है जिसका नाम है INC। इसका कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885। इसका स्थापना होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के सभा भवन में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस के स्थापना करने वाले एओ ह्यूम, एलन बॉक्टियन ह्यूम एक असैनिक कार्यकर्ता थे। मित्रों, मैं जो भी बता रहा हूं इसे ध्यान से आप लोग सुनेंगे। एलन बॉक्टियन ह्यूम एक असैनिक कार्यकर्ता थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, और कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि ये अंग्रेजी सरकार को हुकूमत चलाने में सहयोग प्रदान करेगी। अंग्रेजी सरकार को हुकूमत चलाने में सहयोग प्रदान करेगी। कांग्रेस की उम्र बढ़ी। कांग्रेस 7 साल की हो गई। कितने वर्ष की हो गई? 7 साल की। 1892 में एक रेखा बनी, डुरांड लाइन।
क्या नाम दिया गया? अफगानिस्तान। ये बच्चा 7 साल का हो चुका था, लेकिन इतना भी नहीं कह पाया कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेज इसलिए बांट रहे थे कि तोड़ के हम आसानी से इस पर राज कर सकते हैं। अंग्रेजों की कहावत था, भारत तो तलवारों के बल पे जीता है और तलवारों से इस पर राज करेंगे, और सहयोग कौन करेगा? आईएनसी। 1892 में विधानसभा और विधान परिषद में भारतीयों को कुछ अधिकार मिले कि वो चुन के आ सकते हैं, पर वोटिंग का अधिकार नहीं था। इसका विरोध उस दिन नहीं हुआ। आज ये डू नॉट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटती है। जब ये पार्टी युवा हो गई, 50 वर्ष की हो गई, कितने वर्ष की हो गई? 50 वर्ष की हो गई। 1935 में तो हम जिसे बर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? बर्मा। भारत का दूसरा भुजा कट गया। भारत में चुनाव और भारतीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व 1935 तक बहुत सारे राज्यों में आ चुका था, लेकिन ये विरोध करना उचित नहीं समझे कि हमारे देश को बांटा ना जाए। बर्मा फिर एक टुकड़े में बट गया। इस बच्चे की उम्र 60 साल से 50 साल पे हो चुकी थी, लेकिन ये बच्चा विरोध नहीं किया कि ये क्या कर रहे हो, हम अपना मामला खुद समझ लेंगे बाद में, तुम जाओ यहां से। 1920 में असहयोग आंदोलन आता है, नमक सत्याग्रह हो सकता है, चंपारण सत्याग्रह हो सकता है, लेकिन बर्मा के बंटवारा का विरोध नहीं कर सकता है कांग्रेस, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने लिए सत्ता चाहिए, चाहे जितना छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि तुम कौन हो मेरे घर को बांटने वाले। बोलते हैं कि हम कांग्रेस के लोग हैं, आजादी में भाग लिए थे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? आखिर बाकी लोग क्या कर रहे थे? तुम आजादी में भाग ले रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, मंगल पांडे क्या कर रहे थे? कहीं मंगल पांडे के नाम पे एक स्टेडियम बना है, कहीं पुल बना है? क्यों? किसी एक खानदान के गुलाम है क्या भारत? राष्ट्रतंत्र है क्या भारत में? चाहे कोई पार्टी हो, उसी का गुलाम तो नहीं है भारत। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र के हम जननी है, हम भारतीय लोकतंत्र के जननी है। हमें लोकतंत्र कोई न सिखाए, दुनिया का कोई देश हम भारतीयों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकता। हम जानते हैं कि लोकतंत्र हनन का परिणाम महाभारत होता है। महाभारत की जो शुरुआत होती है वो लोकतंत्र के हनन से ही होती है। राजा अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुनता था और वहीं पर विरोध हुआ, राजा ने अपने बेटे को चुन दिया और वहीं से लोकतंत्र के हनन हुई। उसका परिणाम पूरा दुनिया देखा कि महाभारत हुआ। उतने योद्धा आज तक किसी युद्ध में नहीं मारे गए, तो हमसे अच्छा लोकतंत्र का परिणाम कौन जानता है? लोकतंत्र का हनन होगा तो क्या होगा? हमारा कहने का मतलब, भारत की सीमा एक समय में ईरान को छूती थी। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। होशियार हो जाओ मेरे देशवासियों, अगर किसी भी विदेशी को शरण दोगे तो शरणार्थी बनना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर ईरान को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो, उन सब छोड़ दो, अपने देश के अंदर केरल को देखो और जम्मू कश्मीर को। जब तुम्हारे ही घर से जम्मू कश्मीर में लाउड स्पीकरों से अनाउंस किया जाता है कि कश्मीरी हिंदुओं अपनी बहन बेटियों को छोड़कर जल्दी से यहां से निकल जाओ, उस दिन भी ये कांग्रेस पार्टी चुप रही। जब उस दिन चुप रही तो बंटवारे पर बोलना इसे कोई हक ही नहीं था, इसे तो सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब थी। 2000
12-13 में भी 640 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जे में ले लिया, लेकिन मनमोहन सिंह ने बोला कि मैं उस मामले को तुल नहीं देना, जैसे लगता था इनके बाप का माल था, उस मामले को तुल नहीं देना चाहते थे। अपने घर में अपना भाई 1 फीट जमीन दबा देता है तो लाठी चलने लगती है, लेकिन 640 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने दखल कर लिया तो मनमोहन सिंह को लगा कि इनके बाप का माल है, हम उसको दखल नहीं देंगे। समझ में आ रही है? बोलते हैं महान अर्थशास्त्री है, क्या वो पूंजी नहीं है? मिट्टी अर्थशास्त्र में संसाधन में नहीं गिना जाता है? मिट्टी संसाधन है ना, हमारे देश के लिए तो संसाधन है वो। जब ये पार्टी 1947 में जब 67 वर्ष की होती है, कितने वर्ष की होती है? 67 वर्ष की होती है, तो बनता है भारत प्लस पाक। उस दिन भी अरे जिन्ना तो कम जिम्मेवार था, ज्यादा जिम्मेवार नेहरू थे। उस दिन अखबारों में छापा गया कि कांग्रेस ने भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। जिन्ना को स्वीकारने ना स्वीकारने से कुछ नहीं होने वाला था। अंग्रेजों को भी अब भारत से जाना था, क्योंकि वह जान चुके थे कि भारत के लोग जाग चुके हैं। उस दिन भी यह कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, और उस बंटवारे के बाद इतने कत्लेआम हुए, न जाने कितने भारतीयों का खून बहा। इन पार्टियों के नजर में हिंदू और मुसलमानों का खून बहा, लेकिन देशभक्तों के लिए भारतीयों का खून बहा, चाहे वो हिंदू का रहा हो या मुसलमान का रहा हो। था तो हिंदुस्तानी का रक्त। कहीं हिंदू मारे गए, कहीं मुसलमान मारे गए, कहीं सिख मारे गए। ये बंटवारे का दंश। पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा, गांधी और नेहरू ने चुप्पी साध रखी, कुछ नहीं बोला। 30 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। अगर ये एक बार भी बोलते कि मैं चढ़ाई कर दूंगा तो रुक सकता था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि इन्हें आगे राजनीति में हिंदू मुसलमान करके वोट लेना था। इन्हें वो हिंदू और मुसलमान दिखते थे, इन्हें भारतीय नहीं दिखते थे। देश प्रेमियों के लिए कोई हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकता। वो एक देश प्रेमी हो सकता है, वो भारत का रक्त है, चाहे किसी भी धर्म का हो, है तो मेरे देश का रक्त। इन राजनीतिक पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम में बांटकर भारत के नक्शे को रक्त रंजित किया। 1947 में आखिरी बंटवारा होता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। भारत के बंटवारा उस तरह होता है जैसे में भीख में कुछ मिल जाए। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, और उसे जाने के लिए बीच में जीटी रोड का रास्ता, और उसके अगल बगल की 2 किलोमीटर की भूमि और देना थी। जनसंख्या उसको कम मिला, भूभाग ज्यादा मिला, वह बंटवारा होता है। यही बंटवारा कांग्रेस ने कराया देश का। आदमी कम और जमीन ज्यादा, ये बंटवारे का हिसाब है। आज भी हमारे देश में केंद्र सरकार बंटवारा करती है संसाधनों का, अपने धन का, तो राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से करती है। लेकिन उस समय कुछ नहीं, जल्दी भागो, जल्दी कांग्रेस का राज है, आगे मेरे खानदान को राज करना है, हम करें, मेरी बेटी करे, मेरे नती करे, मेरे पोता करे, जैसे लगा कि राजतंत्र ही आ गया है। अरे दम भरने के लिए कुछ करना। अब हम शहीद हुए हैं, किस लिए शहीद तो हुए हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार आपने किया था, उसके लिए आप पहले नहीं जगे, इसलिए आप शहीद हो। पहले ही उस आंदोलन को दबा दिए होते तो आप शहीद नहीं होते। श्रीलंका में लिट्टे विद्रोहियों का हम पहले ही हल करा देते तो राजीव गांधी नहीं मरते। क्यों? उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उन्हें श्रीलंका की नागरिकता नहीं मिलना चाहिए? करेंगे यहां, भरेंगे कहीं और।
हम बहुत महान देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री तो अपनी क्षमता दिखाओ। देश की जनता जाग चुकी है, हिसाब मांगेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। अपने कर्मों से पीछे हटेगी तो जनता माफ करने वाली नहीं है। एक और मौका मिलता है 1971 में। ये जो जीटी रोड का बंटवारा था, यह गांधी का हत्या का कारण है। नाथूराम गोडसे कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। अब बंटवारा कर भी दिया तो फिर बीचों बीच रास्ता देने का प्रस्ताव। गांधी ने खुद कहा था कि हमसे भी बड़ा देशभक्त नाथूराम गोडसे है। आप लोग भारत के इतिहास के पुस्तकों में से पढ़ सकते हैं। नाथूराम गोडसे से बड़ा कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस में नहीं था। ये गांधी का स्पीच है। गांधी को मारने से पहले और मारने के बाद गांधी के बेटे से नाथूराम गोडसे ने मिला था। नाथूराम गोडसे भारत का सपूत था जिसने कहा कि मेरे चिता भस्म तब तक मत दहाना जब तक सिंधु नदी तिरंगे के नदी न बहे। तिरंगे के तले जब बहेगी सिंधु तो मेरे चिता भस्म को उसी सिंधु में डाल देना। सब कोई आजादी के लिए लड़ा तो कोई आतंकवादी कैसे हो गया? इनके नजरों में सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी थे। आईएएस के पेपर में टेररिस्ट लिखवा दिए थे। ये कांग्रेस के राज में सुभाष चंद्र बोस को टेररिस्ट के नाम से संबोधित किया गया था आईएएस के पेपर में। बाद में विरोध हुआ तो इन लोगों ने सुधार किया। उग्रवादी की जगह आतंकवादी बना देना है इनका मकसद। हिंदू आतंकवाद, एक नया आतंक का रूप दिए, हिंदू आतंकवाद। 1971 में एक मौका मिला इंदिरा गांधी को अपने संसाधनों से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को बांटने का, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसका बंटवारा तो किया, लेकिन भारत के संसाधनों को झोंक के न जाने कितने सैनिक मरे होंगे। भारत में उस समय जो भी राज्य रहे होंगे, 2 राज्यों की संख्या और बढ़ सकती थी। बंगाल में 2 राज्यों के, जिस तरफ पश्चिम बंगाल है उस तरफ पूर्वी बंगाल, उत्तरी और दक्षिणी 3 राज्य हो सकते थे। इन्होंने नहीं किया। कैसे देशभक्त हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इन 5 देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। लेकिन आज भारत का सिर्फ शरीर बचा हुआ है, दोनों हाथ और पैर खंडित हो चुके हैं। उसका परिणाम चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, भारत तो बहुत अच्छी स्थिति में है। बांग्लादेश भी अभी ठीक ठाक है, लेकिन बर्मा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आतंक के आग में झुलस रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। मित्रों, भारत का इतिहास अपने आप को दोहराता है। समय समय पर भारत खंडित होता रहा है और फिर एकजुट हो चुका है। 2-3 बार अपने इतिहास को दोहराया है। फिर हो सकता है कि हम लोग को देखते ही देखते एक बार फिर पुनः भारत अपने प्राचीन स्वरूप को धारण करे।